हेलो 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 हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम होगा राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीत के साथ साथ अपने सांस्कृतिक अर्थात संगीत कलाओं अर्थात संगीत संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज हम 3 टॉपिक करने वाले हैं इसके साथ में मित्रों, लोकगीत के साथ साथ में। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक करें भैया, और इससे क्या कर दें मित्रों, आप शेयर भी कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपका, हाँ बिल्कुल, पहला बिंदु क्या है मित्रों, चलते हैं लोकगीतों की तरफ। तो लोकगीतों में साथियों लिखा क्या है कि राजस्थान के लोकगीत यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के लोकगीत में सबसे पहला जो बिंदु लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें, वो लिखा हुआ है कि यहाँ लोकगीत की परिभाषा। आपको सबसे पहले मित्रों डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, अर्थात डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि लोक राजस्थान के लोकगीतों की परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, अर्थात इन लोकगीतों की परिभाषा का उजागरण करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। तो सबसे पहला व्यक्ति आया मित्रों, उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने राजस्थान के लोकगीतों को जनता की भाषा कहा, लोकगीतों को जनता की भाषा कहा और साथ में ही संस्कृति के पहरेदार भी कहा था। तो ये दोनों कथन कहे थे किसने मित्रों? महात्मा गांधी ने। किसने कहे थे साथियों? महात्मा गांधी। सेकंड स्थान पर आता है, कौन आता है? देवेंद्र सत्यार्थी। कौन आगे साथियों? देवेंद्र सत्यार्थी। इसने क्या कहा था? संस्कृति के मुंह बोलते मित्र। ठीक है, लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोलते मित्र कहा था। वो किसने कहा था? वो कहा था मित्रों देवेंद्र सत्यार्थी ने। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला। ठीक है, संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा, वो किसने कहा था मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नंबर चौथा है जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मित्रों, ध्यान रखना, और ये कहा था जन समुदाय की आत्मा। किसकी आत्मा साथियों? जन समुदाय की आत्मा कहा था। और अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था संस्कृति संस्कृति लोकगीतों के कंधों का चढ़कर आती है। ध्यान रखना, लोकगीतों के, अर्थात यहाँ ये कहा गया है कि जो संस्कृति है ना, राजस्थान की जो संस्कृति है, वो लोकगीत किसके मित्रों? लोकगीत के कंधों पर चढ़कर आती है। किन पर चढ़कर साथियों? कंधों पर चढ़कर आती है। ये कथन कहा था किसने मित्रों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये होती है अपने लोकगीतों की परिभाषा। तो लोकगीतों की परिभाषा देने वाले 5 व्यक्ति आपके सामने स्लाइड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो सभी क्लास को शेयर कर दो और इसे लाइक भी कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लोकगीत जो आपके सामने आने वाला है, उस लोकगीत का नाम है ब्रह। ब्रह का मतलब क्या होता है? ब्रह का मतलब होता है चिंता, अर्थात टेंशन। आप सबको पता होगा कि ब्रह का मतलब क्या होता है? टेंशन होती है। और जब टेंशन होती है तो मित्रों, यहाँ कुछ लोकगीत गाए गए हैं राजस्थान के अंदर, उन लोकगीतों को क्या कहा जाता है? तो ब्रह के जो गीत है मित्रों, उनमें सबसे पहले पढ़ने वाले कुर्जा। क्या है साथियों? कुर्जा एक पक्षी का नाम भी है, ध्यान रखना। और ये ब्रहणी अपने प्रियतम को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है। अर्थात जो ब्रहणी होती है ना, जो घर ब्रहणी होती है, वह एक ब्रहणी अपने, अर्थात अपना एक संदेश देना चाहती है अपने किसके लिए? प्रीतम के लिए। और वो मित्रों किसके माध्यम से? तो कुर्जा पक्षी के माध्यम से। तो इसे हम कहते हैं कुर्जा लोकगीत। उसके बाद सेकंड है जोरावा। जोरावा पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जैसलमेर में गाया जाता है। कहां साथियों? ये जैसलमेर में गाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जोराबा। जोराबा सबसे पहला बिंदु बन गया मित्रों अपना, यहां से वो ये बना, जो जोराबा होता है ना, क्या है? जो ये तो हो गया कुर्जा। सेकंड है जोराबा। जोराबा पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में, उसके टेंशन में गाया जाता है। और कहां मित्रों? जैसलमेर। उसके बाद में सुबटिया क्या है? अच्छा है, आ चुका है कई बार एग्जाम में। सुबटिया, सुबटिया भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला ब्रह का गीत होता है मित्रों, क्या? सुबटिया। उसके बाद पीपली आ गया मित्रों। पीपली के बारे में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पीपली और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये प्रेयसी अपने प्रदेश गए पति को बुलाती है, इसके माध्यम से। किसके माध्यम से मित्रों? पीपली के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है ये पपैया। क्या है मित्रों? पांचवा क्या है? पपैया। पपैया में क्या होता है साथियों? पपैया में प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए प्रेमिका अनुरोध करती है। किससे मित्रों? पपैया से। अर्थात ध्यान रखें, अनुरोध करती है। और दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का परिचारक कहलाता है कौन सा गीत भाई साहब? अपना पपैया लोकगीत। ठीक है, तो 5 होते हैं अपने ब्रह के लोकगीत। आगे चलते हैं इसी के अंदर। नंबर छठवां, नंबर छठवां आ गया साथियों आपके सामने। नंबर छठवां देखो क्या कहता है साथियों। तो नंबर छठवां जो होता है, छठवां देखो,
पणिहारी। पणिहारी का मतलब क्या होता है? राजस्थानी स्त्री, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, पतिव्रता स्त्री अपने धर्म पर अटल बनने के लिए, अटल रहने के लिए गीत गाती है, उस गीत का नाम क्या है मित्रों? पणिहारी। नंबर 7 होता है हिचकी। क्या है मित्रों? हिचकी। और हिचकी के बारे में आप सब जानते हो, हिचकी माता का मंदिर भी कहाँ है? जयपुर, आप सब जानते होंगे। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। किसी की याद में, अच्छा, किसी की याद आने पर आप कहते हो ना, अरे किसकी याद आ रही है, हिचकी आती है ना आपको, आप क्या कहते हो, किसकी याद आ रही है? तो मित्रों वही गीत है, कौन सा? हिचकी गीत। उसके बाद है नंबर 8वां लावड़ी। लावड़ी कई बार पूछा गया है। लावड़ी का मतलब क्या होता है? बुलाना। लावड़ी का मतलब क्या होता है? आना। लेकिन बुलाता, यहाँ लिखा हुआ है बुलाना, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, ध्यान रखें, थोड़ा बच के रहना है, जाने का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। लावड़ी का मतलब क्या होता है? बुलाने से होता है। नायक द्वारा नायिका को लोकगीत के माध्यम से बुलाती है। कौन मित्रों? नायक द्वारा नायिका को, अर्थात एक नायक बुलाता है नायिका को, किसके माध्यम से? लोकगीत के माध्यम से। हम तो यहाँ उल्टा कर रहे हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नंबर 9 में आता है सुपना। सुपना क्या है मित्रों? ध्यान रखना। सुपना, सुपना एक लोकगीत का नाम है, सपन से संबंधित होता है। सुपना का मतलब क्या होता है? सपन, सपना। जब हम सपना देखते हैं तो मित्रों वहां एक लोकगीत गाते हैं, उस लोकगीत का नाम क्या है मित्रों? सुपना। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये गाया जाता है। ठीक है, सुपना। और 10वां देखो भैया, कागा। कागा, ब्रहणी नायिका कोए के देखकर अपने प्रियतम, प्रियतम के आने का शगुन मनाती है। अर्थात जब कौवा करता है ना आके घर के ऊपर, काव काव, तो प्रियतम क्या करती है, अर्थात ब्रहणी क्या करती है? अपने प्रियतम के आने का वो क्या मनाती है मित्रों? यहाँ शगुन मनाती है कि प्रियतम आने वाले हैं, और कौवा वो संदेश लेकर आया है। नंबर 11वां चिरमी। चिरमी बहुत बार पूछा गया है। लड़की ससुराल में भाई व पिता की याद, अर्थात जब अपने भाई व पिता की याद आती है तो वो एक लोकगीत गाती है, उस लोकगीत का नाम क्या है मित्रों? चिरमी है। कौन सा है? चिरमी। नंबर 12वां ओल्लू। ओल्लू किसी प्रिय की याद में जैसे आपकी सबसे प्रिय कौन है? पापा की परी। यदि आपके पापा की परी सबसे प्रिय है ना, तो वैसा उसकी याद में आप गाते हो, और वो क्या गाते हो? उल्लू गाते हो। क्या गाते हो? उल्लू। वो उल्लू उल्लू नहीं, ठीक है, उल्लू उल्लू नहीं। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा, उल्लू उल्लू। ठीक है, वो उल्लू, उल्लू किसी प्रिय की याद में गाया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, तो एक याद और है, बेटी की विदाई पर, बेटी की विदाई पर भी गाया जाता है मित्रों, कौन सा? उल्लू। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 13 कौन सा है? 12 मासा गीत। मूलतः भ्रय प्रधान गीत है, अर्थात ये टेंशन में गाया जाता है। भ्रय का मतलब क्या होता है? टेंशन, चिंता। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, नंबर 13 हो चुके हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट, अगला ये आ गया मित्रों अपने विवाह। तो हमने पढ़ा भी टेंशन वाले। अब का चलो विवाह संबंधी गीत बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो ब्याह के अंदर गाए जाते हैं, विवाह के अंदर गाए जाते हैं। नंबर पहला, बना बड़ी। बना बड़ी विवाह पूर्व वर वधु की प्रेम आख्या की अभिव्यक्ति के लिए गाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सबको समझ लेना, आप सभी का विवाह होगा। पावना, नंबर दूसरा पावना, और नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। ठीक है, आप सभी जाओगे, नवीन कहलाओगे, तो वहां आपको ये पावड़ा गाए जाएंगे। नंबर तीसरा जला। जला क्या होता है? वधु पक्ष महिलाएं जब बारात का डेरा देखने, हाँ अरे चलो बारात आ गई, देखने चलते हैं ना, शौक होता है महिलाओं का, है, तो वो जब जाती है ना तो उसे जला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जला। ठीक है, नंबर चौथा कामड़। कामड़ क्या होता है? दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, ओ भाई गजर ना लग जाए, ठीक है, जादू ना हो जाए, हाँ भूत प्रेत ना लग जाए, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए क्या है मित्रों? कामड़ कहलाता है। उसके बाद में नंबर 5वां सीठड़े। विवाह के अवसर पर दामाद मेहमानों को भोजन के समय, हा, ठीक है, नाम आप सुने होंगे, जब आप कभी भी गए होंगे विवाह के अंदर तो आपको गालियां सुनाई गई होंगी महिलाओं के द्वारा। ठीक है, हाँ, खाना खाते समय। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल वही है, क्या है? सीठड़े। उसके बाद में घोड़ी। घोड़ी का मतलब क्या होता है? घर निकासी के दौरान घुड़चढ़ी होती है ना, हाँ, गुड़ पर हम बैठ जाते हैं, घोड़े पर बैठ जाते हैं और घुड़चढ़ी करते हैं, उसे घोड़ी कहते हैं। नंबर दुपट्टा। दुपट्टा क्या है? शादी पर दुल्हन की सखियों द्वारा गाया जाता है दुपट्टा। किनके द्वारा? सहेलियों के द्वारा, है, छोटी छोटी पापा की परियों द्वारा। उसके बाद में नंबर 8वां परिणयन गीत। परिणयन गीत कब गाया था? तो विवाह में गाए जाने वाला सबसे सबसे महत्वपूर्ण गीत है परिणयन गीत। नंबर 9वां, हाँ जी भैया, कुकड़ुलू। हाँ, क्या है? कुकड़ुलू। कुकड़ुलू क्या है मित्रों? शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरन मारता है, बिल्कुल बिल्कुल, जब आता है ना तोरन पर, हम तोरन मारते हैं, जो किसका? हाँ, यानी, हाँ जी बिल्कुल। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, शादी के अवसर पर दूल्हा तोरण द्वार पर जब आता है ना, तो उस समय ये गाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में नंबर 10वां होता है पीठी। पीठी कब गाते हैं? विवाह के अवसर पर वर वधु को नहलाते समय, नहलाने से पूर्व को गाया जाता है मित्रों, कौन सा? पीठी। नंबर 11वां विंदोला। विंदोला विवाह के पूर्व पर जो रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, अर्थात जब आप किसी को संदेश भेजने, हाँ भाई मेरी शादी है, आपको आना है, तो ठीक है, वहां कुछ रिश्तेदार के द्वारा जब हम जाते हैं ना, वही किसी के घर जाते हैं, 10-5 महिलाओं को लेकर तुमको आना है शादी के अंदर, तो वहां ये गाते हैं। नंबर 12वां भात। भात के बारे में आप जानते हो, शादी में भारत
शादी में भात, ये भारत नहीं भात, ये भात है, ध्यान रखना। भात, भात कौन लेकर आता है? भाई लेकर आता है, बढ़ते समय गाया जाता है। तेरे माँ कुंडली परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर गाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों ध्यान रखें, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लोकगीत। क्या पढ़ रहे हैं? लोकगीत। तो आप सभी मित्र क्लास को एक बार लाइक करें और एक बार क्या कर दें मित्रों, शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद में अगला पॉइंट आ गया। उसके बाद में अगला जो अगले आपके जो लोकगीत हैं, जो विशेष विशेष लोकगीत हैं, यहाँ उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, निगाह से देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है विशेष गीत प्रचलित। पहला है मुम्मल। मुम्मल जैसलमेर का प्रसिद्ध श्रृंगारिक नृत्य है। श्रृंगार करते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है मुम्मल, ध्यान रखना। नंबर दूसरा है ढोला मारू। ढोला मारू सरोही का लोकगीत है और ध्यान रखना रसिया भरतपुर का लोकगीत है, भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है। हम सीडो बहुत बार पूछा गया है, हम सीडो भी स्त्री पुरुष दोनों के मिलाकर गाया जाता है और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जो उत्तरी मेवाड़ में गाया जाता है। उसके बाद में बिछड़ो। बिछड़ो नंबर 5वां हाड़ौती क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय गीत है और ये महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के तो जब कब गाते हैं मतलब जब इसको बिच्छू ने डस लिया, अर्थात जब महिला को बिच्छू डस लेता है और उसकी मृत्यु के बाद वह अपने पति को दूसरी शादी के लिए क्या देती है? संदेश देती है। तो उस समय गाया जाता है कौन सा लोकगीत भाई साहब? बिछड़ो गाया जाता है। नंबर 6वां गुडला। गुडला मारवाड़ का प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। नंबर 7वां पंचशीड़ा हाड़ौती ढूंढाड़ का, हाड़ौती ढूंढाड़ में मेले के अवसर पर और ये गाया जाता है, ध्यान रखना पंचशीड़ा। नंबर 8वां मर मरसिया। मरसिया मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद में श्रृंगारिक लोकगीत आगे भाई, कौन से आगे भैया? श्रृंगारिक लोकगीत। अब श्रृंगारिक लोकगीतों में सबसे पहला आ गया कांगसियो। कांगसियो बालों को श्रृंगार करते समय गाया जाता है। काजलियो आंखों में काजल लगाते समय किया जाता है, गाया जाता है। नंबर तीसरा हिंडो या हिंडोल्या सावन मास में झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नंबर चौथा केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है, विदेश गए पति को बुलाने के लिए गाया जाता है और मांड राग में ये गाया जाता है और रजवाड़ी गीत कहलाता है। कौन सा गीत भाई साहब? रजवाड़ी ये गीत कहलाता है। कौन सा? केसरिया बालम। नंबर 5वां लूर गीत राजपूत महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, सभी से निवेदन है क्लास को लाइक करें एंड क्या कर दें मित्रों, शेयर कर दें और जो भी नए चैनल पर हैं वो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें। चलो आगे। उसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं धार्मिक लोकगीतों से। किनसे बात करेंगे मित्रों? धार्मिक लोकगीतों से। और धार्मिक लोकगीतों में सबसे पहला है हरजस। हरजस सगुन भक्ति का लोकगीत है, ये वृद्ध महिलाओं की मृत्यु पर गाया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो वृद्धावस्था की महिला होती है उनकी मृत्यु पर गाया जाता है। दूसरा है मित्रों कुकड़ी की गीत। रात्रि जागरण के समय जो अंतिम गीत गाए जाते हैं उन्हें कुकड़ी के गीत कहा जाता है। नंबर तीसरा पावड़े गीत। किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन गाते समय ये गीत गाए जाते हैं, उन्हें पावड़े कहा जाता है। नंबर चौथा तेजा गीत। हल जोतते समय तेजा जी को याद करते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें तेजा गीत कहते हैं। उसके बाद में नंबर 5वां गणगौर। गणगौर राजस्थान में सर्वाधिक इसी गीत यानी सर्वाधिक इसी अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। कौन सा मित्रों? ये गणगौर। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट अन्न भी है, जैसे हम बात कर लेते हैं अन्न में सबसे पहला बदावा। बदावा शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाने वाला बधाई गीत है। बदावा बराबर बधाई, बदावा बराबर बधाई। जच्चा बच्चा होने पर गाया जाता है। घुघरी। घुघरी मित्रों ध्यान रखना बच्चे के जन्म पर भी गाया, घुघरी और जच्चा दोनों बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। लोरी। लोरी बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है, आप सभी जानते हो। उसके बाद में अगले और भी हैं 2 4 5, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे जीरा बोते समय कौन सा गाते हैं मित्रों? तो ये गाते हैं जीरो। ठीक है, क्या है मित्रों? जीरा की खेती करते समय गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में गोरबंद बिल्कुल ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। नंबर 7वां है फाग। कौन सा है मित्रों? फाग। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाता है। 8वां है मोरिया। मोरिया सगाई के बाद विवाह में देरी, यदि सगाई हो जाती है आपकी और विवाह नहीं हो पाता है तो वो कहती है कि भाई मेरी सगाई, अर्थात वो कहता है ठीक है, तो हाँ ये कहा जाता है कि भाई मेरी, हाँ कन्या द्वारा वो कहा जाता है कि मेरी आप विवाह करें जल्दी से जल्दी, तो वो है मित्रों मोरिया। नंबर 9वां गढ़गीत। ये सामंतों दरबारों में आयोजित महफिलों में गाया जाने वाला क्या है मित्रों? लोकगीत माना जाता है। तो साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं? तो लोकगीत पढ़ रहे हैं। और ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं अगले सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। टॉपिक क्या लिखा हुआ है मित्रों? तो वो लिखा हुआ है कि राजस्थान की लोक गायन शैली और संगीत घराने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा यहाँ से। तो लोक गायन शैलियों में सबसे पहले है मांड गायकी। क्या है साथियों? मांड गायकी। ये मांड है, ध्यान रखना। क्या है साथियों? मांड गायकी यहाँ लिखा हुआ है। मांड गायकी बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। यह श्रृंगार प्रधान गायकी है, अर्थात श्रृंगार करके गाया जाती है। उसके बाद मांड गायिकाएं
राजस्थान की जो मांड गायिकाएं हैं वो कौन कौन है? सबसे पहली है अल्लाह जिल्लाबाई, जो बीकानेर के निवासी हैं और जिन्हें मरु प्रदेश की कोकला कहते हैं। दूसरी है गबरी देवी, जो बीकानेर की हैं। तीसरी, इन्हें राजस्थान की कोकला कहा जाता है। और तीसरी है गबरी बाई, जिन्हें जो पाली के निवासी हैं। चौथी है मांगी बाई, ये उदयपुर की हैं। और नंबर 5वीं है जमीला बानो, वो जोधपुर की हैं। और नंबर 6वीं है बन्नो बेगम, जो जयपुर की निवासी मानी जाती हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मांड गायकी। यहाँ हमने क्या पढ़ा मित्रों? मांड गायिका पढ़ा। ठीक है, ध्यान रखना। तो मांड गायिका, मांड एक राग का नाम है, ध्यान रखना, ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा मित्रों? हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट आ गया मित्रों अपना यहाँ से, वो ये आ गया मांगड़ यार गायकी। कौन सी गायकी आ गई मित्रों? मांगड़ यार गायकी आ गई। अब मांगड़ यार गायकी में होता क्या है वो सुनो। सबसे पहले मांगड़ यार गायकी ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है और सद्दीक खां इसके प्रसिद्ध मांगड़ यार, ठीक है, मांगड़ अर्थात ये गायक माने जाते हैं और प्रसिद्ध खड़ताल वादक भी कहलाते हैं मित्रों। कौन? ये सद्दीक खां कहलाते हैं। कमल सांकर खां ये काम्यासा वादक हैं और रुकमा मांगड़ यार ये विकलांग गायिका हैं जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। नंबर तीसरा लंगा गायकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तालबंदी गायकी सवाई माधोपुर, ठीक है, और ये संगीत दंगलों में गाई जाती है। उसके बाद में हवेली संगीत ये नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। उसके बाद में फड़ गायकी ये सायपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और साथ में है ध्रुपद गायन शैली, इसके जनक हैं ग्वालियर के मानसिंह तोमर। और राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायकी मधु भट्ट तेलंग है। ध्यान रखना कौन है मित्रों? मधु भट्ट तेलंग है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट बन जाता है। चलते हैं इसके बाद आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, सबसे अच्छे अच्छे। ध्यान रखें जो एग्जाम में छपेंगे, सीटी है, रीट है, या कोई भी शिक्षक भर्ती है, या अपनी पशु पर्चर की एग्जामिनेशन है। राजस्थान में संगीत घरानों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? संगीत घराने। पहला आ गया मित्रों कौन सा घराना? जयपुर घराना। कौन सा आ गया? जयपुर घराना, जिसका प्रवर्तक कौन है? मनरंग भूपत खां। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रसिद्ध गायक इसके हैं मोहम्मद अली कोठी। मोहम्मद अली कोटी। दूसरे हैं मित्रों पटियाला घराना, जो जयपुर के अंदर स्थित है। इसके प्रवर्तक हैं फतेह अली और अली बख्श या अलिया फंतू। ठीक है, ये गजल गायक हैं गुलाम अली इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर तीसरा वीनकार घराना, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक है रज्जब रज्जब अली वीनकार और सबाई राम सिंह के काल में इसका उद्भव माना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। नंबर चौथा पॉइंट आपके सामने। हाँ जी देखो भाई, अगला अगला है मित्रों अतुलिया घराना। अतुलिया घराना जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक हैं साहब खां और अल्लादिया खां। इसके कलाकार प्रसिद्ध हैं अल्लादिया खां, नौहर बाणी और खंडार बाणी। संगीत सम्राट माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहलाते हैं। कौन मित्रों? ये अल्लादिया खां, नौहर बाणी। ठीक है, और मानतुल खां ये रुलाने वाला फकीर कहलाता है। ये ऐसी ऐसी गजल गाता है मित्रों, ध्यान रखना, पूछो मत तुम। नंबर 5वां सोनिया घराना, ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक कौन है? सूरत सेन और ये तानसेन के पुत्र माने जाते हैं। उसके बाद में 6वां सहारनपुर का घराना या डागर घराना। ध्यान रखें मित्रों, एक इसके प्रवर्तक है बहराम खां डागर। कौन है साथियों? बहराम खां डागर। चलता हूं मैं आगे। उसके बाद में अगला पॉइंट आ गया आपके लिए और वो आ गया 7वां पॉइंट। और 7वां पॉइंट क्या कहता है? बड़े ध्यान से सुने। 7वां पॉइंट है मेवाती घराना। मेवाती घराने के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बग्गे नजीर खां। बग्गे नजीर खां और ये प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके मोतीराम ज्योतिराम। ध्यान रखना, मोतीराम और ज्योतिराम। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8वां जोधपुर रंगीला घराना। इसके प्रवर्तक है रमजान खान रंगीला। नंबर 9वां मथुरा घराना, ये ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक है मेहताब खां। 10वां है मित्रों दिल्ली घराना। इसके प्रवर्तक हैं सदा रंग खां। कौन है मित्रों? सदा रंग खां। तो हम पढ़ रहे हैं मित्रों लोक लोक संगीत घराने। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? लोक संगीत घराने। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं मित्रों। उसके बाद में और भी घराना है। नंबर 11वां। नंबर 11वां घराना कौन सा है साथियों? थोड़ा सा यहाँ देखें। नंबर 11वां आगरा घराना। इसे नैने खां और सलीम खां ने बनाया। नोट देखें, थोड़ा सा एक नोट डाला मैंने यहाँ। दापू खान जैसलमेर इसी से संबंधित है। जैसलमेर जिले के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार है कौन? दापू खां। और वाद्य यंत्र बजाते हैं कौन सा? काम यचा। कौन? दापू खां के बारे में बात हो रही है। और मूमल गीत की लोकप्रियता इन्होंने ही भाई साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई थी। किसने मित्रों? दापू खां ने। ठीक है, तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम क्या? संगीत घराने। ओके सर जी, आगे चलते हैं और अब बातें करते हैं तीसरे टॉपिक से। किससे टॉपिक से मित्रों? तीसरा टॉपिक, और वो है मित्रों आपका तीसरा टॉपिक आज का। और तीसरे टॉपिक का जो नाम होने वाला है वो नाम होने वाला है राजस्थान की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं।
ठीक है, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, जल्दी एग्ज़ामिनेशन है इसलिए। नंबर 1 भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी और ये मांड गायकियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर दूसरा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नंबर तीसरा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये मित्रों जयपुर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मदरसा ए हुनैरी है और इसका नामकरण 1886 में और इसकी स्थापना 1857 में महाराजा राम सिंह सेकंड के द्वारा की जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा, आगे बात करते हैं। नंबर चौथा जयपुर कथक केंद्र, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर, स्थापना 1978। नंबर पांचवा रविंद्र मंच जयपुर, स्थापना 1963। नंबर छठवां ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है, स्थापना 1957 के अंदर है। नंबर सातवां राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, स्थापना 1957। नंबर आठवां रूपायण संस्थान बुरुंदा जोधपुर के अंदर स्थित है, स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, मोस्ट है। और इसमें एक पत्रिका और है मित्रों, मरु चक्र व लोक संस्कृति। ठीक है, मरु चक्र व लोक संस्कृति किसकी? इस कमल कोठारी की। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 9 राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है और ध्यान रखें इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार और मासिक पत्रिका है मधुस्मृति। कौन सी है मित्रों? मधुमती। ठीक है, ध्यान रखना। छपने वाले क्वेश्चन आए मित्रों, ये कैसे वाले भाई साहब? छपने वाले क्वेश्चन है, छपने वाले प्रश्न आएंगे यहाँ से पेपर के अंदर, तो सभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर जाएं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में नंबर 10वां, नंबर 10 में की हम बात कर लेते हैं मित्रों, आपके सामने यहाँ नंबर 10वां जो आ रहा है वो आ गया मित्रों अगला अपना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में 1969 में स्थापना। नंबर 11वां राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में 1980 में स्थापना और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है माद पुरस्कार। इसकी सर्वोच्च पत्रिका है स्वर मंगला और स्वरमाला, इसको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 12वां राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है, स्थापना 79 में हुई थी और ये त्रैमासिक पत्रिका इसकी है नखलिस्तान। थोड़ा सा ध्यान रखना, और नखलिस्तान आपको पश्चिमी रेगिस्तान में देखने को मिलता है। नंबर 13वां राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है, स्थापना 1986 में हुई थी। नंबर 14वां राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में है, स्थापना 1979 अर्थात 1979 में होती है। इसकी पत्रिका का नाम है रिहान। और नंबर 15वां राजस्थानी प्रचारणी सभा की स्थापना जयपुर में हुई, इसकी पत्रिका का नाम है मरुवाणी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला चलता है पॉइंट अगला अपना, नंबर 16वां पॉइंट क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना है। नंबर 16वां पॉइंट कहता है मित्रों, हाँ जी देखो यहाँ से नंबर 16वां, पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में है, स्थापना 2000। पत्रकारिता के 20 पितामह कहलाते हैं ये, पत्रकारिता के 20 पितामह कौन कहलाते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को ध्यान न कर भैया। नंबर 17वां मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जिले के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1978 को हुई थी। नंबर 18वां जैन विश्व भारती, इसका मुख्यालय मित्रों लाडनू नागौल में है और इसकी स्थापना जैन आचार्य तुलसीदास के द्वारा की जाती है, तुलसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मित्रों? तुलसी के द्वारा की गई थी। नंबर 19वां राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है, स्थापना 1950 जयपुर में होती है और इसका स्थानांतरण किया गया था 1958 में। वो कहाँ कर दिया? जयपुर से ये कहाँ पहुंचा दी मित्रों? ये बदल कर पहुंचा दी मित्रों कहाँ? और ये पहुंचा दी जोधपुर के अंदर। नंबर 20वां राजस्थानी शोध संस्थान ये चौपासनी जोधपुर के अंदर स्थित है, स्थापना 1955। इसकी पत्रिका का नाम है परंपरा। क्या है मित्रों? परंपरा। और आज का लास्ट पॉइंट आपके सामने स्लाइड पर है और मित्रों वो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 21वां है मित्रों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, ये बीकानेर में है, इसकी स्थापना 1983 में। इसका सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ये मिश्रण है ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और इसकी पत्रिका का नाम है जागती ज्योत। ठीक है, जागती ज्योत। नंबर 22वां राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर में है, स्थापना 1955 और जयपुर में होती है। ध्यान रखना, स्थापना पहले कहाँ हुई थी? 55 में जयपुर में, लेकिन इसको स्थानांतर बदला गया था 1960 में। वो कहाँ बदला गया? बीकानेर के अंदर। नंबर 23वां राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर में है, पत्रिका इसकी कौन सी है? राजस्थानी गंगा। और नंबर 24वां है राजस्थानी पंजाबी अकादमी गंगानगर, 2006 में स्थापना होती है। और सबसे लास्ट है लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान और इसकी स्थापना कहाँ मित्रों? चूरू जिले में मानी जाती है। तो आज हमने मित्रों 3 टॉपिक पढ़े हैं।
क्या पढ़े हैं मित्रों? 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। लोकगीत पढ़ा, सांस्कृतिक अर्थात संस्थाएँ पढ़ा और मित्रों ध्यान रखना संगीत घरानों को हमने पढ़ लिया है। तो आप सभी से निवेदन है क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, राम-राम साथियों।